नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जैस अकेडमी। दोस्तों, आज ये हमारा घटना चक्र नोट सीरीज का 8th लेक्चर है और आज के लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था बुक भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन की जो घटना चक्र बुक है उसमें चैप्टर नंबर 16 और 17 है। ठीक है, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बेटा आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज समझनी होगी, मैं यहाँ पे सिर्फ घटना चक्र में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं मैं उसको नोट्स के फॉर्म में आपको यहाँ समझाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए और डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, घटना चक्र की इंपॉर्टेंस को आप समझते होंगे तो वो बेटा डायरेक्ट आप वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ बुक से। जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक चीज को क्या कहते हैं मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बस मैं उन्हीं चीजों को बेटा आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो कि घटना चक्र बुक में आए हुए क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग ये मत कहिए कि मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया, इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझाया नहीं। ओके, आइए स्टार्ट करते लेक्चर को। बेटा, सबसे बड़ी बात है कि भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का शासन है। ठीक है ना, किसी कोई डायनेस्टी का शासन नहीं है, इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा बेटा, वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति का भारत का जो राष्ट्रपति है उसको चुनाव द्वारा चुना जाता है। ठीक है, निर्वाचित होता है, क्योंकि भारत एक बेटा गणराज्य ना कि, और इसलिए वहां पे वंशानुगत राष्ट्रपति का जो पद होता है वंशानुगत भारत में नहीं होता है। अब क्या कह रहा है, भारत के गणराज्य का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। बेटा, अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली, उसका मतलब ये है कि हम लोग अपने राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, डायरेक्ट निर्वाचित नहीं करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे द्वारा जो क्या कहते हैं चुने हुए कहते हैं प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि सांसद है ना, क्या कहते हैं एमएलए यानी कि विधायक, तो वो जाके क्या कहते हैं वहां पे वोटिंग करते हैं, है ना, संसद में। तो उसके बाद वहां से क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को चुना जाता है। इसलिए ये बेटा चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुई, हम लोग डायरेक्ट उनको नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो जाके वोटिंग करके बेटा राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा, और चुनाव जो होती है प्रक्रिया वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। ओके, फिर देखिए क्या कह रहा है, आर्टिकल 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 डायरेक्ट बेटा बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है जिसके थ्रू सारे क्या कहते हैं बेटा क्या कहते हैं रूल्स बनाए जाते हैं, है ना, भारत में जितने भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जितने उसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं, या जो भी क्या कहते हैं बेटा सबमिट होती है, या भी कोई भी है ना संधियां होती हैं, वो सब के सब राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही बेटा सारी क्या कहते हैं ट्रीटी होती है, संधियां की जाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान, यानी कि हमारी जो तीनों क्या कहते हैं हमारे सुरक्षा बल है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन सब का जो सर्वोच्च होता है, मेन हेड होता है, वो कौन बेटा होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके में ही निहित है ये दोनों चीजें। ठीक है, क्या होता है, भारत के संघ की कार्यपालिका की शक्ति और संघ रक्षकों का जो सर्वोच्च कमान है, यानी तीनों का हेड, वो राष्ट्रपति में ही निहित होता है, यानी राष्ट्रपति ही के नाम से होता है, या राष्ट्रपति ही उनका हेड होता है तीनों रक्षा बलों का। ठीक है, फिर देखिए क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा से भिन्न है तथा अमेरिका के राष्ट्रपति से भी भिन्न है। अब बेटा यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन, एक में लिखा था भिन्न है, एक में बोलता है सेम है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों ही भिन्न है। बेटा क्या कहते हैं ब्रिटेन के राजा से इसलिए भिन्न है क्योंकि वहां पे वंशानुगत है राष्ट्रपति, यहाँ पे बेटा वंशानुगत पोस्ट नहीं होती है राष्ट्रपति, यहाँ पे निर्वाचित होता है, यानी कि ना चुना जाता है लोगों द्वारा। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो बेटा वहां का वास्तविक क्या कहते हैं वास्तविक क्या कहते हैं कर्ता धर्ता होता है, यानी कि वास्तविक क्या कहते हैं जो हेड होता है अमेरिका में वो क्या कहते हैं राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक बेटा हेड क्या कहते हैं नहीं होता, क्योंकि वास्तविक हेड क्या होता है हमारे इंडिया में कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक जो हेड होता है हमारे देश में, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक हेड होता है। ठीक है, क्या कहते हैं रियल हेड को, डी फैक्टो नहीं होता है। ठीक है, रियल हेड क्या कहते हैं नहीं होता है। ये अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है बेटा वो रियल हेड होता है, यानी कि डी फैक्टो होता है। ठीक है, इसलिए दोनों ही, भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के राज्य से भिन्न होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी भिन्न होता है भारत का राष्ट्रपति। ओके, फिर क्या है, संघीय राज्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वही अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराता है, और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बेटा देखिए बहुत सिंपल सी बात, मैंने आपको जैसे बताया कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, तो बेटा जो संघीय कार्यपालिका है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही सारी ट्रीटी संधियां होती हैं। ठीक है, और वही अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है और या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, अपने क्या कहते हैं जो उसकी कार्यपालिका शक्ति है वो उनके जो अधिकारी है उनसे अपना कार्य कराता है, यानी कि उनके नाम से ही सारे कार्य, कार्यपालिका संसद की सारी कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो क्या कहते हैं बेटा आपके राष्ट्रपति के नाम से ही सारी ट्रीटी या काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है, कार्यपालिका की शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है और राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी
के नियंत्रण के अधीन है। अब बेटा इस बात को समझिएगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका काम मेन क्या है कि सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। कार्यपालिका का बेटा बेटा का सबसे अच्छा कार्य क्या होता है, एक्जीक्यूटिव बॉडी का सबसे मेन काम क्या होता है, सरकार का व्यवसाय चलाना, यानी जो भी उसका काम है बेटा बिजनेस को उसको मैनेज करना सारी चीजों को, ठीक है, तो सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण के अधीन, यानी कि बेटा जो भी राष्ट्रपति की शक्ति है, जो भी ताकत उनको दी गई है, लेकिन बनाती तो वो संसद ही है ना। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति खुद अपने सारे लॉज और अपने नियम बनाते हैं हमें क्या करना है, ऐसा नहीं। जो उनकी शक्तियां हैं, तो जो विधायी शक्तियां हैं यानी संसद द्वारा जो बनाए जाते उसके अधीन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली और अप्रत्यक्ष व गुप्त निर्वाचन विधि से होता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चार चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आर्टिकल 55 बेटा सबसे पहले बात है कि राष्ट्रपति निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि, अनुपातिक ये होता है जैसे मान लीजिए बेटा 203 कैंडिडेट है, तो अनुपात में सबसे जब कहते हैं जब वोटिंग होती रहती है सबसे पहले जो सबसे कम अनुपात होता है ना, उसमें तो सबसे पहले बाहर होता है, फिर दूसरे वाला बाहर होता है, फिर सबसे आखिरी में जो बचता है वो जीत जाता है। बेटा ऐसा नहीं होता तीनों में किया तो तीनों को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, ऐसा नहीं होता है बेटा, कई साइकिल में होता है, ठीक है। इसलिए ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा क्या हो, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, यानी एक बार में एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है, ऐसा नहीं कि 2-3 बार डाल सकता है, ठीक है ना। एक बार में जब वोटिंग होती है स्टेप बाय स्टेप होती है, तो पहले स्टेप में एक बार में एक ही व्यक्ति डालता है, ठीक है ना, अपना एक ही वोट डालता है, दो नहीं डाल सकता है। तीनों में जैसे मान लो 3 कैंडिडेट एक ही को देगा, ऐसा नहीं कि तीनों को आप दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मैंने आपको बताया कि हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते, हम लोग के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। और चौथी बात क्या है इसमें कि गुप्त निर्वाचन होता है बेटा, यहाँ जब वहाँ पे क्या संसद और विधायक जब वोटिंग कर रहे होते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो वहाँ किसी को ये नहीं मालूम होता है कि बेटा क्या कहते हैं कि कौन सा संसद या कौन सा विधायक ने किसको वोट किया है, कौन से कैंडिडेट को वोट किया है, ठीक है। इसलिए ये गुप्त निर्वाचन भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, चारों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। मैं तो बेटा आपको इस तरीके से नोट्स बना ही देता हूँ चीजों के, जिससे कि आपको एक बार तैयार कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहीं से कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखते क्या कहता है, फिर आर्टिकल 54 के अनुसार क्या कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं तथा किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। देखिए बहुत सिंपल भाषा मैंने लिख दिया है बेटा। आर्टिकल 54 में क्या गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, इसके द्वारा उनका निर्वाचन होता है, यानी कि बेटा उनका संसद का जो वोट होता है, तो कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बात तो संसद के दोनों सदन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य बेटा नहीं शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के किसी भी लेवल पे जब वोटिंग होती है तो उसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते निर्वाचन में, लेकिन ठीक है चुनाव में। अब दूसरी बात, इसमें राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और फिर बेटा पहली बात तो संसद के दोनों सदन के शामिल हो गए ना, उसमें निर्वाचित सदस्य, फिर जितने भी राज्य उन सबके जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं बेटा, निर्वाचित सदस्य वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरी बात कि दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसे राज्य हैं, यूटीज है मतलब यूनियन टेरिटरी है, उनके विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। चारों के बेटा देखिए कौन कौन से, संसद के दोनों सदन हो गए, फिर राज्य विधानसभाओं के जितने जितने भी राज्य उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, जो चुने हुए सदस्य यानी वोट करके आए हैं। और फिर दिल्ली पांडुचेरी के भी विधानसभाओं के बेटा आपके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन किसी भी सदन के, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, विधान परिषद के तो खैर होते ही नहीं है, ठीक है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। लेकिन जो अगर दिल्ली और पांडुचेरी और जितने भी विधानसभाएं राज्यों के हैं, उसमें किसी भी मनोनीत सदस्य किसी भी जगह पे शामिल नहीं होते। किसमें बेटा, अनुशासन राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, निर्वाचन मंडल में। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसके अतिरिक्त विधान परिषद यानी कि जो विधान मंडल होते हैं, यानी राज्यों के जो कहते हैं विधानसभा के अलावा दूसरा जो होता है ना उच्च सदन, क्या कहते हैं विधान परिषद, उसके सदस्य शामिल बेटा नहीं होते, ठीक है। अतः इस निर्वाचन में राज्य के ये कहते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसके सदस्य शामिल नहीं होते। इसलिए बेटा मैंने देखिए दोनों चीज को लिख दिया, आप इसको समझिएगा दोनों जोड़ के, ठीक है। आइए, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल कब हुए थे। ये बेटा 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, उसके उसी के थ्रू यहाँ पे बेटा ये दोनों को शामिल किया था, दोनों राज्यों को, दिल्ली और पांडिचेरी को, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और बेटा ध्यान रखिए, मैंने शायद लिखना मेंशन करना भूल गया हूँ कि अभी जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के कहते हैं जो निर्वाचित सदस्य, अभी उनको उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसको बेटा मैंने लिखा नहीं, मैं आप बोल दे रहा हूँ, इसको आप भी लिख लीजिएगा। या करंट की बात है, जब हो जाएगा तो अभी नहीं, फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है, हो जाएगा तो फिर उनको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं राष्ट्रपति निर्वाचन शामिल में 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या कहते हैं हुआ था स्थापित, उसके थ्रू इन लोगों को भी ऐड कर लिया गया था। और लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था, 1995 से, ठीक है।
लेकिन बेटा देखिए फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो सदन के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भागीदार नहीं होते। विधान परिषद के तो होते ही नहीं है और विधान सभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 54 में क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल हो तो मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है आर्टिकल 54 में। फिर आर्टिकल 56 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद को ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए होता है। तो कितने साल का उनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष के लिए। तब वो अपने पद पे बना रहते हैं जब तक कि उनका सरकार अपना पद ग्रहण ना कर ले, यानी कि अपने 5 साल के लिए उनको निर्वाचन मतलब चुना जाता है, उनको उनका चुनाव होता है। तो 5 साल तक के लिए उनको बेटा पहली बात उनका कार्यकाल है और दूसरा बात वो तब तक अपने पद से नहीं हटाए वो हटते हैं जब तक कि उनका चुनाव होने से के बाद जब तक नया उसका पदभार कोई आके नया अगला राष्ट्रपति ग्रहण ना कर ले। ठीक है, तब तक वो अपना पद को छोड़ते नहीं है। फिर क्या है आर्टिकल 62A में क्या कहता है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में रिक्त पद को भरने के लिए 6 माह के भीतर निर्वाचन कराया जाना चाहिए। एक बात यह कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपना त्यागपत्र दे दिया किसी राष्ट्रपति या किसी अन्य रीजन की वजह से भी अगर मान लीजिए डेथ हो गई या अन्य कोई ऐसा रीजन हुआ या उनको महाभियोग करके हटा दिया गया जो भी रीजन है, इसके अंतर्गत 6 माह के भीतर बेटा तुरंत 6 माह के अंदर ही आपका नया निर्वाचन हो जाना चाहिए, यानी कि चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है ना, इसकी जो अवधि दी गई है बेटा नया चुनाव होने की वो 6 मंथ की दी गई है। ठीक है, फिर क्या है निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने, हाँ जो बेटा अगर कोई निर्वाचन मंडल है उसके अपूर्ण होने या किसी विधानसभा के भंग होने से राष्ट्रपति चुनाव स्थगित नहीं किया जाता तथा इसे उस आधार पर न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी सकती अथवा इसे अवैध भी ठहराया नहीं जा सकता। बेटा मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और किसी राज्य में वहाँ की मान लीजिए किसी राज्य की मान लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा इसमें भंग है, यहाँ पे कोई सरकार इसमें कार्य नहीं कर रही है, वहाँ राज्यपाल का शासन लगा हुआ, तो क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा राष्ट्रपति का कहते चुनाव ही नहीं होगा, राष्ट्रपति का चुनाव तब भी होगा, है ना। इसलिए यहाँ कहा गया है कि निर्वाचन मंडल अगर अपूर्ण है, अगर वहाँ मान लीजिए राष्ट्रपति यूपी के कहते हैं विधानसभा नहीं काम कर रही तो ऐसा नहीं कि फिर उसको निर्वाचन मंडल अपूर्ण जरूर माना जाएगा। पूर्ण नहीं होगा क्योंकि एक राज्य के वहां पे विधानसभा के कहते हैं निर्वाचित सदस्य नहीं है, लेकिन इससे किसी विधानसभा के भंग होने से राष्ट्रपति चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव बेटा तब भी होगा जितने वहां पे कैंडिडेट होंगे यूपी के छोड़ के बाकी राज्य के वहां पे आके वोट करेंगे तथा इस आधार पर न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जाती और इस आधार पर चुनौती भी नहीं दिया जाएगा इस कार्य के लिए कि नहीं नहीं भाई यूपी के कहते हैं निर्वाचित सदस्य नहीं थे तो मैं इसको शून्य मानूंगा, ऐसा नहीं है। निर्वाचित नहीं किया जा सकता, सॉरी उसको स्थगित भी नहीं किया जा सकता और न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जाती और सबसे बड़ी बात बेटा अवैध भी नहीं ठहराया जा सकता, तीनों चीजें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके आर यूपीपीसीएस में। फिर बेटा क्या है 1997 में संशोधन थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचक संसद और विधायकों, मतलब उसमें निर्वाचक संसद और विधायक दोनों कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो 1997 संशोधन से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए जो कि प्रस्तावक आवश्यक है ना, प्रस्तावक होंगे और कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जाना चाहिए और दोनों में लेकिन बेटा निर्वाचक और क्या कहते हैं जब अनुमोदन होगा निर्वाचक और निर्वाचकों उसका मतलब है कि इसमें संसद भी हो सकता सांसद भी हो सकते हैं और विधायक भी हो सकती है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछेगा तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए और कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन भी होना चाहिए और ये लेकिन बेटा 1997 से पहले ये संख्या 10 थी, बाद में 50-50 हुई, 1997 से पहले ये संख्या बेटा 10 हुआ करती था, 10 ही निर्वाचक चाहिए होता था, 10 ही इस प्रस्ताव को अनुमोदन करना चाहिए था, लेकिन 1997 के बाद इसे बढ़ा के संख्या को 50 कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में अंतर होने के कारण प्रत्येक विधानसभा एमएलए के मत के मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान होता है। एक बड़ी बात ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, को ध्यान रखिएगा। तो जब जितने भी राज्य है ना, क्योंकि सभी राज्य की बेटा जनसंख्या अलग अलग है इसलिए जितने भी वहाँ एमएलए चुने जाते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए मतलब विधायक जो चुने जाते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, जो विधायक चुने जाते हैं तो सबके वोट की जो बेटा मूल्य है वो अलग अलग राज्यों में अलग होगा, यानी कि जो अगर केरल का कोई क्या कहते हैं विधायक है तो उसके वोट का बेटा मूल्य अलग होगा, अगर उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं कोई विधायक है तो उसके मूल्य अलग होगा क्योंकि दोनों की जनसंख्या में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरा कि लेकिन सांसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदन, लेकिन सांसद में यानी लोकसभा राज्यसभा जितने भी वहां सांसद है उनके सदस्य के मत का मूल्य समान है, वो अलग नहीं होता है। ठीक है, आइए फिर क्या है बेटा राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वो राज्य के विधान परिषद का सदस्य हो। मैंने बताया था ना कि विधान परिषद के तो बेटा कोई सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करता ही नहीं है राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव में। इसलिए ना अगर मान लीजिए किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री है लेकिन वो बेटा वहां के उच्च सदन यानी कि क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से अगर आया हुआ है यानी कि विधान परिषद से है तो वो बेटा चुनाव करने में पात्र नहीं होगा, मतदान करने का पात्र नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बेटा दोनों सदन में किसी का भी हो सकता है ना, हो सकता है आप क्या कहते हैं विधान परिषद तो या हो सकता है विधानसभा हो, लेकिन अगर लेके मैंने कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद का सदन से मतलब उच्च सदन का सदस्य तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री भी वहां का सदस्य हुआ उच्च सदन का तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है,
फिर बेटा 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के आधार पर 90, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और आप फंस जाएंगे, इसमें गलत कर देंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या है कि जो 42 संविधान संशोधन 1976 के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की जनसंख्या के आधार पर 1971 की जो जनसंख्या को आधार माना गया है, ठीक है ना। पहले बेटा क्या था, 42 जो 40 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन जनसंख्या के आधार पे 1971 की बेटा जनसंख्या को आधार माना गया है, बहुत सिंपल सी बात है। फिर है फिर लेकिन बार 84 संविधान संशोधन द्वारा 2001 में द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उसके हिसाब से फिर निर्वाचन को बेटा राष्ट्रपति के निर्वाचन को जनसंख्या के आधार पे माना जाएगा, उसके इसके हिसाब से गना जाएगा। लेकिन अभी तक बेटा क्योंकि हुई नहीं है हमारे क्या कहते हैं जनगणना, इसलिए अगर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो कब होगी 1971 की जनगणना के आधार पे माना जाएगा, ठीक है। वो बेटा क्वेश्चन किसी तरह घुमा के पूछ सकता है, आप इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक जो भी हो रहा है 1971 के जनगणना के अनुसार हो रहा है, ठीक है। अभी 2026 के क्योंकि हुई नहीं इसलिए बोल दिया गया है 84 संविधान संशोधन 2001 में, लेकिन अभी तक क्योंकि हुई नहीं है इसलिए अभी तक वो कार्य में आई नहीं है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के लिए योग्यता आर्टिकल 58 में दिया हुआ क्या क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि भारत में जन्मा आवश्यक नहीं, बेटा वो भारत का नागरिक होना उसका आवश्यक है। समझिए इस बात को, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है क्योंकि वो भारत में जन्मा हो, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बेटा लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद होता है यानी किसी भी ऐसी क्या कहते हैं पद पे ना हो जहाँ से उसको वेतन मिलता हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं पेंशन मिलती हो, है ना, वहां को लाभ मिलते हो, गाड़ी बंगला ये सब मिलता हो किसी अधिकारी के रूप में, ठीक है। तो लाभ का पद बेटा ये होता है, ठीक है। तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा। बेटा राष्ट्रपति के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्यक्ति को लोकसभा का राज्य सदस्य चुनने के योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा के, ठीक है। आइए फिर क्या है, आर्टिकल 59 के अनुसार संसद के दोनों सदनों राज्य और संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानमंडल सदनों में से यदि कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे अपनी सदस्यता संसद या विधानमंडल में छोड़नी होगी, और राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव लड़ सकता है इस पर कोई सीमा नहीं है। देखिए बेटा क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति चुना गया, हो सकता है वो संसद के राज्यसभा का सदस्य हो सकता है क्या कहते हैं वो उस समय प्रेजेंट में क्या कहते हैं लोकसभा का सदस्य हो सकता है या विधानमंडल है वो विधानसभा या विधान परिषद तो बेटा हो ही नहीं सकता, विधानमंडल का सदस्य हो, ठीक है ना। तो अगर विधानमंडल हो जो भी अगर उसने उस समय जिस भी चेयर का वो सदस्य हो रहा होगा तो उसको वो बेटा पद तुरंत छोड़ना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, जिस जिस दिन से वो राष्ट्रपति बन गया उस दिन से उसको वो पद छोड़ना होगा। और दूसरा क्या है, राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः चुनाव लड़ सकता है, आर्टिकल 57 कहा गया, इस पर कोई सीमा अभी संविधान में नहीं लिखी गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने रखेगी, वो कई बार चुनाव लड़ सकता है और अगर वो कोई भी अगर किसी भी सदस्य रहा होगा वर्तमान में तो राष्ट्रपति बनते हैं वो अपना पद उसको तुरंत छोड़ देगा, रिक्त कर देगा, ठीक है। फिर क्या है, आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को निपटारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम मान्य होगा। बहुत सिंपल सी बात है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, बेटा ये ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है, यानी कि स्पीकर, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है पहली बात, और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 में आता है और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसे अपने क्या कहते हैं माध्यम से उसको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस उसमें जब उस पर कोई कदाचार हो यानी कि संविधान को उसने अवहेलना की हो, ठीक है, देखो लिखा भी है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन किसने, उसने अगर संविधान का उल्लंघन किया हो या तो बेटा वो कदाचार का उसके ऊपर आरोप लगाओ, ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रपति पे महाभियोग आरोप संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि जब बेटा राज्यभियोग लगता है ना, महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पे तो वो बेटा संसद के दोनों सदन चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा कहीं से भी उसको प्रस्ताव लगाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि लोग अगर लोकसभा का सदस्य योग्य होता है तो उसी में ही करे, ऐसा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से उसका क्या कहते हैं प्रस्ताव दिया जा सकता है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली क्या बात है, लेकिन जो सदन महाभियोग आरोप प्रस्ताव लगाएगा उसको छोड़कर, यानी कि जैसे मान लीजिए लोकसभा ने लगाया तो उसको छोड़कर तो दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा उन आरोपों की जांच करेगा, यानी कि जो सदन बेटा आपको आरोप लगाएगा वो उसकी जांच नहीं करेगा, दूसरा सदन उसकी आरोपों की जांच करेगा कि महाभियोग लगाने लायक है या नहीं है, ठीक है, ये सही आरोप लगाया गया या नहीं लगाया गया, ठीक है। जांच के दौरान जब जांच कर चल रही होगी दूसरा सदन तो राष्ट्रपति स्वयं को उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार
है, वो खुद भी जा सकता है, अपने प्रतिनिधि भी भेज सकता है। फिर क्या कह रहा है, आरोप लगाने वाले सदन में कम से कम, जो आरोप जिसने सदन लगाया, जिसने प्रस्तावित किया है, ठीक है, वो 1/4 सदस्य, यानी जैसे मान लीजिए अगर 10 है तो उसका मान लीजिए 20 है तो 1/4 यानी कि 5 सदस्य होने चाहिए, 1/4 सदस्य को हस्ताक्षरित लिखित सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति को 14 दिन से पहले नोटिस देना आवश्यक है। क्या कि जिस भी सदन द्वारा प्रस्ताव दिया गया उसके जितने भी क्या कहते हैं सदस्य, उनका 1/4 जो सदस्य होंगे वो सब मिलके अपना हस्ताक्षर करके हैंड रिटन सूचना देंगे, वो भी राष्ट्रपति को 14 दिन के पहले नोटिस देना ये आवश्यक है। और आरोप लगाने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए सदन ने आरोप लगाया है, उस सदन को जो वो पारित करना चाहिए ना, प्रस्ताव बेटा जो प्रस्ताव पारित होगा वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए उस सदन में ना, जिसने प्रस्ताव भेजा है यानी कि लगाया है आरोप। फिर क्या कहता है, यदि जांच में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए आरोप सिद्ध हो जाता है, जांच में जब दूसरा सदन जांच कर रहा होता है और सिद्ध हो जाता है, तो वो जो जांच सदन करता है वो भी अपने कुल सदस्य के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है। जिस तारीख से प्रस्ताव पारित होता है उसी तारीख से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है, यानी कि उसको उस पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पहले पहले सदन प्रस्तावित करता है, दूसरा सदन जांच करता है, जो पहले सदन प्रस्तावित करता है पहले वो 2/3 से 1/4 हस्ताक्षर करके पहले नोटिस देता है, फिर 2/3 से पारित करके उसको पारित कर देता है। लेकिन जब वो जांच और दूसरा सदन जो जांच कर रहा होता है जब वो भी इसको पारित कर देता है 2/3 से, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लिख के हटा दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा बेटा प्रोसेस है। फिर क्या है, आरोप केवल तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया, वही कदाचार बेटा उसको कहते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में कदाचार लिखा जाएगा, ये संविधान उल्लंघन का ही होता है और कुछ होता नहीं बेटा। ठीक है, फिर क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है बेटा, राष्ट्रपति का महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद द्वारा संचालित की जाती है। किसके द्वारा बेटा, संसद के द्वारा, क्योंकि संसद के ही दोनों सदनों को उसमें क्या कहते हैं लोग उसमें होते हैं। ठीक है, इसमें संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, वो निर्वाचन में उसमें विधानसभा के भी भाग रहे थे, लेकिन इसमें नहीं है। राष्ट्रपति के महाभियोग में जो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि संसद द्वारा संचालित की जाती है, मैंने बोला संसद के दोनों सदन यानी कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें बेटा मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य, ये ध्यान रखें। उसमें सिर्फ क्या कहते हैं निर्वाचित थे, मनोनीत नहीं थे, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही के इसमें विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं करती है, राज्यों से इसमें कोई मतलब नहीं होता है महाभियोग लगाते समय। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दोनों सदन के सदस्य होंगे, राज्यसभा और लोकसभा के, और उसमें भी दोनों होंगे, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। ठीक है, और कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। जबकि राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य में भाग नहीं लेते हैं। ये बेटा आपको याद, दोनों में डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, निर्वाचन में और महाभियोग में। ठीक है, फिर क्या है, यदि राष्ट्रपति पदावधि समाप्त होने से पूर्व मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के द्वारा रिक्त पद हो जाए तो उस रिक्त पद को भरने के लिए रिक्त होने की तिथि से 6 मंथ के भीतर निर्वाचन यानी कि नया चुनाव हो जाना चाहिए। मैंने बताया ना, किसी कारण भी अगर पद रिक्त हो जाता है 6 मंथ के अंदर आपको निर्वाचन मतलब चुनाव कराना आवश्यक है, नियम है बेटा। ठीक है, फिर क्या है, तब तक राष्ट्रपति अपने पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। जब तक अगर वो खाली रहता है, रिक्त स्थान रहता है, जब तक राष्ट्रपति वो नहीं होता है तब तक उसका राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को संभालेगा। अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उस राष्ट्रपति कार्यभार को संभालेगा। ठीक है, पहले कौन, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वहां का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उस कार्यभार को, राष्ट्रपति कार्यभार को बेटा संभालेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। फिर क्या कहता है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, परंतु दीवानी यानी सिविल के मामले में उनके विरुद्ध नोटिस देकर 2 मंथ पहले से कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रपति के ऊपर बेटा है ना, जब अगर वो कार्यकाल में है अपने, है ना, जिस यानी कि प्रेजेंट में अगर वो राष्ट्रपति हैं तो उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, परंतु सिविल का मामला उनके ऊपर चलाया जा सकता है। ठीक है, और वो भी कब, 2 मंथ पहले से उनके ऊपर कार्रवाई नोटिस देकर तब कार्रवाई की जा सकती है वो सिविल मामलों में। ठीक है, फिर क्या कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसा केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। लाइन इसमें जोड़ देते हैं, क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा तो भंग कर सकते हैं लेकिन वो ऐसा कब करते हैं, मंत्रिपरिषद होती है ना बेटा, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और सारी चीजें कैबिनेट, तो हम वहां पर समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि ऐसा केवल वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कर सकते हैं, जिसमें कैबिनेट के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं ना, ये सब होते हैं, उनके एक मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल सिंपल आपको ये समझना है कि उनके द्वारा ही मंत्री सलाह पर ही ये भंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति सदन के किसी सत्र का समापन यानी प्रोरोगेशन, किसी भी कोई सदन चल रहा है बेटा, सॉरी कोई भी अगर सत्र चल रहा है संवैधानिक प्रावधान के तहत कहा गया है कि जब भी कोई क्या कहते हैं सत्र अगर चल रहा है तो राष्ट्रपति सदन किसी भी सत्र को समाप्त कर सकते हैं यानी प्रोरोगेशन कर सकते हैं। इसके लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी बेटा मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, दोनों को बेटा एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब लोकसभा भंग करने के लिए और
सत्र को समापन के लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि किसी सदन का सत्रावसान यानी सत्रावसान खत्म करने के लिए, सत्र का समापन करने के लिए समानता सदन की अनिश्चित काल के लिए मतलब समान रूप से मतलब समानता ऐसे नॉर्मल वे में सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने होने के पश्चात ही किया जाता है और दोनों के बीच सामान्य 2 से 4 दिन का अंतराल होता है। यानी बेटा पहले वहां पे अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है ना, फिर बाद में वहां पे उसको प्रोरोगेशन नहीं समापन प्रोरोगेशन लगा दिया जाता है और दोनों के बीच कम से कम 2 से 4 दिन का अंतराल होता है। बेटा आए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिपीट हो सकता है पीसीएस में डायरेक्ट। आर्टिकल 108 के तहत कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। आर्टिकल 108 के तहत कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा की बेटा जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा ही सिर्फ बुलाई जाती है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके लिए संयुक्त बैठक जो अध्यक्षता करता है वो बुलाई राष्ट्रपति द्वारा जाती है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है यानी कि स्पीकर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति का आशय बेटा ये एक कंडीशन है ना, यानी कि इंटेंशनली आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति इंटेंशनली अव्यक्ति भारत की संविधान अंतर्गत संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना संबंध में होता है। आर्टिकल 108 को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है। आर्टिकल 108 आर्टिकल 108 को यहाँ पे बेटा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की आशय होता है अभिव्यक्ति के लिए अपने को करने के लिए कि भारत के संविधान अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की सूचना के संबंध में बताया गया है। ठीक है, ये आपको समझा रहा है। बेटा राष्ट्रपति के कुछ कार्य देख लेते हैं। शक्तियां संसद के अभिन्न अंग है। पहली बार संसद का अभिन्न अंग है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, संसद का अभिन्न अंग भारत का राष्ट्रपति होता है, जो संसद का संघटक इंटीग्रल भाग भी है ना। संसद का अभिन्न अंग भी होता है और संघटक मतलब कुल मिला के संसद का एक भाग है। लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, वो संयुक्त सदन की संयुक्त बैठक को आहूत यानी कि संबोधित भी करता है और बुलाता है। ठीक है, बस उसको अध्यक्षता नहीं कर रही, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्या है अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश बेटा लाया जाता है ना ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123 के तहत। आर्टिकल 123 के अध्यक्ष क्या बोला गया, जो अध्यादेश लाने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत सदन सत्र में ना होने पर बेटा अध्यादेश लाई तभी जाता है जब बेटा सदन माने की सत्र में ना हो, यानी कि लोकसभा सभा का सत्र ना चल रहा हो, अगर तब लाना पड़ता है तो विशेष परिस्थितियों में कहते हैं अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। किसी चीज को अगर कोई नियम बनाना है, तुरंत नीड है उसकी, तो अध्यादेश जारी करा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये होता है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, अतः वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है बेटा, एक बात दोनों बहुत अच्छे लगे पॉइंट दिए गए, इसलिए मैंने एक साथ इसको लिख दिया। पहले तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस को पारित कर सकता है, जबकि क्या कहते हैं सदन में सत्र में ना हो। ठीक है, सदन सत्र में ना होने पर विशेष परिस्थितियों में। दूसरी बात कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी सदन का सदस्य तो होता नहीं है, राष्ट्रपति तो हेड होता है, क्योंकि तीनों से मिलकर तो आपका क्या कहते हैं वो बनती है संसद इंटीग्रल पार्ट है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर, ये संसद का अभिन्न अंग है। संसद तीन चीजों से मिलती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। ठीक है, तो उसका उनका पार्ट तो नहीं है, इसलिए वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर बेटा क्या है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति संसद का भाग है। ठीक है, ठीक है, और दोनों सदनों से पारित कोई भी विधायक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून नहीं बन सकता। बेटा ये तीनों भाग है ना, क्या कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि दोनों सदनों से जब कोई चीज पारित कर दिया जाता है, कोई नियम पारित कर दिया जाता है, ठीक है, विधेयक, तो वो बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, यानी कि राष्ट्रपति स्वीकृति तो मस्ट है। अब बेटा दो वीटो शक्तियां हैं, इनको देख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट आया क्वेश्चन है क्या। एक बेटा अत्यधिक एब्सोल्यूट वीटो होता है, ठीक है ना, अत्यधिक बोलते हैं हिंदी में, एब्सोल्यूट वीटो होता है। वो पेप्सू विनियोग विधेयक मामले 1954 बेटा 1954 में एक विनियोग विधेयक आया था ना, जिसे पेप्सू विनियोग विधेयक कहते हैं। उस मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने वहां पर अत्यधिक वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको बेटा याद रखना पड़ेगा कि जो पेप्सू विनियोग विधेयक था उस 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली बार आपका अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। पहले मतलब एक ही बार हुआ है बेटा अत्यंतिक वीटो का, है इसमें किया गया था। ठीक है, इसे आपके बेटा क्या कहते हैं इसे पेप्सी विधेयक मामले में 1954 में। ठीक है, फिर एक बेटा पॉकेट वीटो का भी यूज हुआ, कब हुआ है 1986 में। राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह जी ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अनुच्छेद 111 विधेयकों पर सहमति। इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति या तो प्रदान करेगा, या तो उसको मतलब अपनी स्वीकृति देगा, या तो फिर धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक नहीं होना चाहिए, धन विधेयक को तो बेटा कर ही नहीं सकते, है ना, धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ये बेटा ये अलग पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो के बाद ये पॉइंट अलग है, मैंने यहाँ पे गैप देना भूल गया मैं,
तो ध्यान रखिएगा ये अलग चीज है, ठीक है। क्या है कि अनुच्छेद 111 के तहत क्या गया है कि विधेयकों पर जो सहमति होती है इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा, या तो प्रदान करेगा या फिर अपनी स्वीकृति को स्वीकृत कर देगा, या तो नहीं देगा, या तो फिर उसे क्या कहते हैं बेटा पुनर्विचार हेतु लौटा देगा, लेकिन वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक होगा तो उसको लौटाया नहीं जा सकता, ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां वैसी शक्तियां जिनके लिए मंत्रिपरिषद सलाह लेना आवश्यक नहीं। अधिकतर चीजों में मंत्रिपरिषद से वो सलाह लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं बेटा स्वविवेकी राष्ट्रपति शक्तियां हैं जिनपे वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेने देते। कौन कौन सी? विधेयकों को अपनी आपत्तियों सहित वापस करना, पुनर्विचार हेतु भेजना, ठीक है। विधेयक को रोक के रखना, वीटो का प्रयोग करना, संसद को संदेश भेजना, ठीक है, या विधेयक पर स्वीकृति देना। ये टोटल अपना स्वविवेक पे शक्तियां इनकी हैं राष्ट्रपति जी की, ठीक है। फिर बेटा देखिए ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 130 के तहत एक बात और कही गई है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है। कौन सी शक्ति बेटा? एक ये ऑर्डिनेंस जारी करने की एक विधायी शक्ति। आएगा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है, और राष्ट्रपति जब इसको अध्यादेश को लागू करते हैं वो कभी भी इसे वापस ले सकते हैं। और संसद के पुनः बेटा क्योंकि जब उसमें संसद सत्र में नहीं होती इसलिए तभी विधेयक लाना पड़ता है ना, ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। लेकिन जब संसद जब दोबारा जब शुरू होती है, इन दोनों सदनों के समक्ष इसे रखा जाता है और संसद के पुनः बैठने की तारीख से 6 हफ्ते के अंदर, बेटा सिर्फ 6 हफ्ते का समय मिलता है, यानी कि 1.5 महीने का, 6 सप्ताह के भीतर इस मंजूरी मिलना आवश्यक होता है, अन्यथा ये अपने आप समाप्त हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिर देखिए बेटा क्या कहा गया है अध्यादेश की अवधि। बेटा अध्यादेश को बेटा जब तुम्हारा सत्र लागू हो जाता है तो तब तो 6 हफ्ते के अंदर उसे तुरंत अगर उसको स्वीकृति नहीं मिलती है तब तो बेटा वो क्या कहते हैं लैप्स हो जाता है ना, यानी कि अन्यथा वो समाप्त हो जाता है। एक तो ये बात है कि 6 सप्ताह के अंदर उसे तुरंत स्वीकृति मिलनी जरूरी थी, और नहीं मिली तो मंजूरी नहीं मिली तो वो लैप्स हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अध्यादेश की जो अवधि होती है बेटा वो अधिकतम वैधता 6 महीने होती है, ठीक है ना, यानी 6 महीने तक उसे क्या कहते हैं चलाया जा सकता है, उसी द्वारा उसको चलाया जा सकता है। 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अतिरिक्त, यानी कि सत्र जैसे ही शुरू होगा 6 सप्ताह के अतिरिक्त 6 महीने तक चलाया जा सकता है। चलिए बेटा यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है अध्यादेश का प्रभाव। अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम को परिवर्तित या निरस्त कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। अध्यादेश पिछली तारीख से भी प्रभावित हो सकता है। देखिए बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अध्यादेश का प्रभाव ये होता है कि अध्यादेश किसी भी अधिनियम को या तो क्या परिवर्तित कर सकता है या तो निरस्त कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन बेटा ऑर्डिनेंस से नहीं होता है, उसके लिए तो आपका सत्र होना ही चाहिए, ठीक है। सत्र के बिना सत्र के ऑर्डिनेंस के ये काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, अध्यादेश पिछली तारीख से भी प्रभावी हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि मतलब जिस देश है उससे पिछले डेट से भी ले जाके उसको प्रभावी किया जा सकता है, ठीक है। फिर बेटा कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति द्वारा जो की जाती है, जो एग्जाम में आती हैं, बेटा उनको मैंने लिख दिया, ठीक है। याद रखिएगा डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, खास करके आपके लोअर पीसीएस और आरओ इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में भी। देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष को ना डायरेक्ट नियुक्ति करता है, संघ राज्य यूटीज के मुख्यमंत्री को, संघ राज्य क्षेत्रों को, ठीक है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखक है ना कैग, और राज्य को राज्यपाल, सबकी नियुक्ति बेटा किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नोट क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को बेटा चुना जाता है। अभी आगे उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसको हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, उसका निर्वाचन होता है, और ना ही राज्यों के मुख्यमंत्री हो, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हो वो भी बेटा निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति उनकी नहीं होती, और उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, ठीक है, मुख्यमंत्रियों की, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, अनुच्छेद 160 में कहा गया है कि इसके तहत राष्ट्रपति आकस्मिक और असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन हेतु उपबंध कर सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आर्टिकल 160 में ये चीज कही गई है कि राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन हेतु वो उपबंध कर सकते हैं, ठीक है, आकस्मिक और असाधारण परिस्थितियों में। फिर सलाहकारी शक्ति, एक सलाहकारी शक्ति होती है, अनुच्छेद 143 आती है ना, आर्टिकल 143 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के लिए शक्ति दी गई। आर्टिकल 143 के अधीन वो सुप्रीम कोर्ट से बेटा परामर्श ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं। लेकिन मान लीजिए उन्होंने परामर्श मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परामर्श दिया, लेकिन परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं, उनकी मर्जी है मानेंगे, उनकी मर्जी है नहीं मानेंगे, ठीक है। संसद को संदेश, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना राष्ट्रपति का अधिकार है, ना कि केवल शक्ति है। बेटा इंपॉर्टेंट है, पिछले भी 2 बार इसका जिक्र हुआ इसलिए इसको मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा, वो अधिकार नहीं, वो उनकी शक्तियों में आता है, ठीक है, उनका अधिकार है ना कि कोई शक्ति है, ठीक है बेटा। फिर क्या है कि न्यायाधीशों को हटाना, फिर न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सीधे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, क्योंकि उनको भी महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। ये संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद ही संभव, वही महाभियोग की बात हो रही है, ठीक है, नहीं राष्ट्रपति उनको डायरेक्ट हटा नहीं सकता।
फिर बेटा क्षमादान की शक्ति है जो अनुच्छेद 72 में आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति होती है, पहली बात तो एक्सिक्यूटरी पावर है ये, ठीक है। जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो एक्सिक्यूटरी पावर है, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत इसमें 5 रूप है, कौन कौन से बेटा, एक है क्षमा, सजा और दोष सिद्धि दोनों को पूरी तरह समाप्त कर देता है। फिर ये प्रविलंबन, यानी कि सजा को वजह से मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। फिर है विराम, विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भावस्था या विकलांगता में सजा को कम कर देना, ठीक है बेटा, याद कर लिएगा, ये आते हैं। फिर परिहार यानी कि रेमिशन, सजा की अवधि को कम करना और प्रकृति को या तो फिर उसकी प्रकृति को बेटा बदल देना, ठीक है। फिर है लघुकरण, कम्यूटेशन, यानी सजा के स्वरूप को बदलकर कम करना, जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना, ठीक है ना बेटा। तो 5 याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं, ये खास कर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षमा कौन कौन से हैं, क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण, ठीक है। एक चीज में और देखिएगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है, लेकिन हाँ, पहले तो राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है, और सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल द्वारा किए गए फैसलों के मामले में भी क्षमादान दे सकता है, लेकिन कौन, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी राज्यपाल डाल देते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते, ठीक है, ओनली राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं फिर, न्यायालयिक पूर्वावलोकन, सुप्रीम कोर्ट ने, देखो बेटा, इसका न्यायालयिक पूर्वावलोकन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पर, क्षमादान की यही बात हो रही, क्षमादान की शक्ति पर सीमित न्यायिक पूर्वावलोकन उपलब्ध है, यानी कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू इसका भी किया जा सकता है, अगर उन्होंने किसी को क्षमा किया तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी नहीं कर सकते, यानी कि जब वो किसी को माफ करते हैं या जो भी उनकी जो पावर है क्षमादान की, वो मंत्रिपरिषद की शक्ति के बिना नहीं कर सकते, मंत्रिपरिषद की शक्ति, सलाह उनके लिए आवश्यक है, ठीक है। आइए, संवैधानिक स्थिति, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार औपचारिक यानी कि विधिक, जरूरी है, संवैधानिक और नाममात्र। मैंने बोला था ना कि डिफैक्टो नहीं है, डिफैक्टो कब होता है बेटा, यूएसए के जो राष्ट्रपति यानी कि वास्तविक क्या कहते हैं, वही क्या कहते हैं ना। लेकिन जो भारत की संवैधानिक स्थिति है इसे सिर्फ संवैधानिक क्या कहते हैं, हेड है यहाँ पे, ठीक है। उनको राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार औपचारिक है, विधिक है, संवैधानिक और नाम मात्र के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वास्तविक रूप में इनके पास शक्तियां नहीं, वास्तविक रूप में शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, याद रखिएगा। संसद के पटल पर रिपोर्ट रखवाना राष्ट्रपति का कर्तव्य है, संसद के पटल पर बेटा कुछ रिपोर्ट रखवाते हैं राष्ट्रपति जी, देख लेते हैं कौन कौन से, ठीक है। पहले है इसमें वित्त आयोग की सिफारिशों को, ठीक है। फिर नियंत्रक को वहां लेगा कैग के प्रतिवेदन रिपोर्ट को, फिर राष्ट्रपति के अनुसूचित और जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये बेटा याद रखिएगा, तीनों, इन तीनों को राष्ट्रपति संसद के पटल पे बेटा वहां पे रखवाते हैं, है ना, डिस्कस करने के लिए। फिर ध्यान दें कि लोक सेवा समिति पीएससी का प्रतिवेदन संसद द्वारा होता है, बल्कि बल्कि समिति के अध्यक्ष सदन में प्रस्तुत किया जाता है, प्रतिवेदन संसद द्वारा नहीं बल्कि समिति के अध्यक्ष सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब लोक लेखा समिति जो पीएससी है बेटा, उसका प्रतिवेदन है जो संसद द्वारा नहीं होता है, बल्कि समिति के जो अध्यक्ष होता है उनमें सदन में प्रस्तुत, वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे मैंने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है। फिर क्या है कि विधेयक, अब विधेयक की बात करते हैं तो राष्ट्रपति धन विधेयक यानी कि मनी बिल और वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। मनी बिल को तो वापस वो कर ही नहीं सकते, या तो निरस्त कर सकते हैं या तो उस पर वीटो लगा सकते, मना कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। देखिए क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। संसद का राष्ट्रपति है, उसका जो अभिभाषण है केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद उनके द्वारा ही बेटा कार्यपालिका जो केंद्रीय जो वास्तविक कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है, जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से, ये बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और 2 कार्यकाल के लिए पद पर ये रहे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर राष्ट्रपतियों के क्रम में बेटा सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन जी, फिर वीवी गिरि जी। फिर बेटा क्या है कि वीवी गिरि जी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, इससे पहले उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। बेटा आए हुए क्वेश्चन ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर आर इस तरह के क्वेश्चन, या वनडे एग्जाम में लेखपाल में इस तरह के क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंगल डायरेक्ट वाले, ठीक है, इसलिए आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। फिर बेटा क्या कहता है, नीलम संजीव रेड्डी है ना, एन संजीव रेड्डी ने कहा जाता है भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति यानी निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। राष्ट्रपतियों का सही कालक्रम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन, के आर नारायण और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ये बेटा कुछ दिए जाते नाम, उसमें इनका सीरियल नंबर है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद का अनुभव, अब इसमें क्या है कि नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पे रहे थे। इसके विपरीत एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वैट वेंकटरमन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, ठीक है।
बस रणनीत संजीव रेड्डी जी हैं, जो कि वो पहले उपराष्ट्रपति पद पे नहीं रहे, बाकी ये तीनों उपराष्ट्रपति पद पे रहे थे। बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बेटा फैक्ट है, फैक्ट को तो आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा, ये आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति बनने के अलावा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बेटा फैक्ट आपको याद ही करने पड़ेंगे, है ना। फिर क्या है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा एवं दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। किसे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। वीवी गिरी राष्ट्रपति जी, वीवी गिरी जी जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से सक्रिय रूप से संबंध थे, ठीक है। और क्या था, डॉक्टर एपीजे कलाम जी को भारत के मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, है ना, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। मैंने बताया था ना, जब पहले उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करते थे, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कार्यवाहक करते। तो उसमें एक कौन थे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी, है ना। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बिहार के राज्यपाल रहे और भारत के उपराष्ट्रपति था, भारत के राष्ट्रपति रहे। ये तीनों चीज है, भारत के राज्यपाल रहे, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। फिर राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो बेटा प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था, ठीक, किसके द्वारा, एडविन लुटियंस द्वारा, है ना। आइए, अब बेटा ये हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या है, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ है, आर्टिकल 63 कहता है। फिर क्या कहता है, इसका निर्वाचन, बेटा इसका निर्वाचन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन गण में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदन के चालू होते हैं, उसमें मनोनीत और क्या कहते हैं निर्वाचित दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और इसके निर्वाचन में विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। ये निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा जो अप्रत्यक्ष उप मतदान द्वारा किया जाता है। इसमें बेटा गुप्त होता है और अप्रत्यक्ष होता है, जैसे मैंने आपको समझाया। अप्रत्यक्ष इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती, और गुप्त यानी कि किसी भी मालूम नहीं होता कि कौन सा क्या कहते हैं संसद या संसद का सदस्य वो कौन को वोट कर रहा है, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने की पात्रता क्या क्या है, वो भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं कि जन्म से हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे हो, और राज्यसभा, हाँ बड़े याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य के लिए रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा इसमें उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होती है, यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, ठीक है। पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इनको हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में नहीं। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के क्या कहते हैं हेड होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के, इसलिए उनकी राज्यसभा में ही पेश किया जाता है इनका प्रस्ताव, लोकसभा में नहीं किया जाता है, और वहीं से इनको हटाया जाता है, ठीक है। प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या क्या होती है बेटा, राष्ट्रपति जी को उपराष्ट्रपति जी को हटाने, पहले प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा पारित किया जाना चाहिए, अर्थात उसमें केवल सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत, ना कि केवल उपस्थित सदस्य, यानी जितने भी होते हैं उनका बहुमत होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट सिंपल, जितने ज्यादा बहुमत मिल गया तो वो वहां से तुरंत हट जाएंगे, ठीक है। सदस्यों को बहुमत ना केवल उपस्थित सदस्य यानी सभी होनी चाहिए, ठीक है, तत्कालीन सारे सदस्यों को होना तो आवश्यक है। इसके पश्चात प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा भी असाधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। बेटा प्रस्तावित होता है राज्यसभा में, लेकिन दोनों सदनों द्वारा पारित होना भी आवश्यक है। इस दोनों द्वारा जब पारित हो जाता है तो फिर उनको हटा दिया जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है। हटाने का प्रभाव, प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उपराष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से हटा दिए जाते हैं, ठीक है, जैसा मैंने बताया। नोटिस, ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए लेकिन पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है, जैसे कि उसमें भी 14 दिन का नोटिस बेटा दोनों को लिखित रूप में देना पड़ता है, ठीक है। निर्वाचन की वैधता क्या है, यदि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य कर दिया था, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य कर दिया यानी वॉइड घोषित कर दिया है, तो उनके द्वारा पद पर रहते हुए जो कार्य किए गए वो अमान्य नहीं होते। मान लीजिए उन्हें पिछले 6 महीने से वो थे, 6 महीने बाद उनको अगर वो अमान्य घोषित कर दिया उनके चुनाव को, निर्वाचन को, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने 6 महीने तक जो कार्य किया उसको क्या कहते हैं अमान्य कर देंगे, ऐसा नहीं, वो सारे कार्य माने जाएंगे। और फिर जिस दिन निर्णय नोटिस दिया गया उस दिन का कार्य भी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आज नोटिस मिला है तो आज तक के सारे कार्य उनको माने जाएंगे, कल से उनके कार्य नोटिस मिलने के बाद उनका कोई भी कार्य मान्य नहीं होगा, ठीक है। पद की प्रगति क्या होती है, उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा उच्चतम पद है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा उपराष्ट्रपति दूसरा उच्चतम पद है, लेकिन इस पद से संबंध कोई भी विशिष्ट औपचारिक कार्य नहीं है।
क्योंकि वे मुख्य रूप से राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। बेटा दूसरा उपराष्ट्रपति का पद दूसरा मोस्ट क्या कहते हैं सीनियर पद है, ठीक है ना, सबसे राष्ट्रपति के बाद मोस्ट सीनियर पद यानी सेकंड नंबर का सीनियर पद है, लेकिन वो वहां पे कोई औपचारिक क्या कहते हैं उनका कार्य नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में वो सिर्फ तभी वो क्या कहते हैं कोई कार्य नहीं करते, वो जो भी कार्य करते हैं बेटा वो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी राज्यसभापति के रूप में ही कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पीसीएस में। हाँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। मैंने बताया था राष्ट्रपति ने तो उपराष्ट्रपति उसके दौरान अगर वो नहीं सभापति के रूप में कार्य नहीं करते और उन्हें राष्ट्रपति समान है वेतन भी प्राप्त होता है। देखिए बेटा यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात हो रही थी, क्या है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अगर कार्य कर रहे हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह, तो उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उस दौरान वे उस राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। पहली बात तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे और उसमें जो भी राष्ट्रपति का वेतन होगा वो उनको मिलेगा, ठीक है, जब उपराष्ट्रपति ऐसे कहते कार्यवाहक राष्ट्रपति के कहते हैं कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं तथा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। फिर क्या है, राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उसकी अध्यक्षता करते हैं लेकिन उसके सदस्य नहीं होते हैं। आइए देखिए दो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, मैंने पीछे बोला भी था, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये दो बेटा फैक्ट भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, अच्छा खत्म हो गया। तो बेटा इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर बेटा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने आपका जो घटना चक्र नोट सीरीज है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के चैप्टर नंबर 16-17 यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आज, तो बेटा आज हम लोगों ने घटना चक्र कहते हैं नोट सीरीज के भारतीय राज्य व्यवस्था शासन में 16-17 को आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने ये कंप्लीट किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों को मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा, आपको डायरेक्ट तैयार हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको पूरी बुक डिटेल में नहीं पढ़ेगा, बहुत शॉर्ट नोट में मैंने इसको बनाया है, आपके किसी भी पॉइंट को इसमें मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। दोस्तों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए चैप्टर के साथ, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।